राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा अध्याय है, अध्याय 9, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक अपने माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से पूछा, अच्छा अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा करवाकर फार्म भर देना। सोनू ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है। उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही है। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना ज़रूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि यह काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता है। उनका कार्य घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक और युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए व वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम की सूची से उनके नाम हटवाने का काम करना होता है। सोनू ने पूछा कि फिर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या। तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, यह पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है जिससे जिला प्रशासन के द्वारा सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। सोनू के पिता बोले कि जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं। उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उनका समाधान कर देते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया। यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्वों को पूरा करता है या चलाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था चलाती है। ग्रामीण प्रशासन में यह कर्म ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में होते हैं। चलो आज हम तुम्हें ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ। ग्रामीण प्रशासन पढ़ते हैं साथियों। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों में लोगों को या लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। सोनू ने पूछा कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था ढांचा क्या होता है। तब शिक्षक महोदय ने उसे चार्ट के माध्यम से बताया कि ग्रामीण स्तर पर यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसके तहत हमारा जो शासन है वो काम करता है। चलिए साथियों, हम भी समझने का प्रयास करते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं जिला प्रमुख
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं प्रधान और खंड विकास अधिकारी। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्य। जिला पंचायत स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को संकेतित कर जिले के लिए अधिक अंतिम योजना तैयार करवाना, पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठक का पर्यवेक्षण करना, पंचायत समितियों व पंचायतों की नीतियों का अंतरण करना। आगे बढ़ते हैं साथियों, पंचायत समिति पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों को समन्वय करना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। आगे बढ़ते हैं साथियों, ग्राम पंचायत स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था और मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन व आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण सड़कों की रखरखाव। आगे बढ़ते हैं साथियों, जिला परिषद का आगे वर्णन पढ़ते हैं। ग्रामीण स्वच्छता और ग्रामीण आवासन कार्य चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं साथियों, पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति की बैठक व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर में रखना, कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय एवं वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेलों का आयोजन कराना। ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं साथियों। मृत्यु दर, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण बनवाना, और आपदाओं और महामारी जिला के समय जिला प्रशासन की समन्वय रखना, चारागांव एवं वनों का विकास करना, मानव पशु स्वास्थ्य पोषण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता देना, और स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास और समुचित उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच, सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित समय से पूर्व हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड में रखना है। वह बैठक की कार्यवाही को अलग लिखना है। ग्राम पंचायतों की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचन सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच और उनके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधान और उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधी कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक खंड विकास अधिकारी
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं जिला परिषद। पंचायत राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर पर संस्था जिला परिषद है। जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचन चुनाव इस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले में से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं आयकर के स्रोत। ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्र दंड राशि आदि, पंचायत समिति स्थानीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कार्यवाही की राशि, व्यापारी व्यवसाय और उद्योगों द्वारा लगाए गए आयकर से प्राप्त आय आदि। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं जिला परिषद केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियाँ, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा किए गए अनुदान आदि। सोनू बोली, गुरुजी अब मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार है। कर्तव्य दोनों का है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। इसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं के विकास से संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है। आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की बैठक का आयोजन भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ग्राम न्यायालय। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र व सुलभ न्याय दिलवाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना की गई। राजस्थान में भी पहला न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय में परामर्श से की जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं नगरीय स्वशासन। सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआजी के घर में गई थी। उनका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था कि सरकारी गाड़ी ने कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी के मकान के कागजात के साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागजात दिखाए, वे संतुष्ट हो गए और
मुँह मीठा करके चले गए। आगे बढ़ते हैं साथियों। रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे। तब फूफा जी ने बताया कि यह सरकारी प्रक्रिया है, निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का काम है, तो गांव में ग्राम पंचायत का। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी, मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका क्या होती है। फूफा जी ने बताया कि यह नगर निगम, नगर यह स्वशासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्र की जनसंख्या के मापदंड के अनुसार वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक नगर निगम की व्यवस्था करते हैं। इनका मुख्य महापौर या सभापति होता है और वार्ड में चुने प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। वह नगर की सभी सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे गांव में ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच के द्वारा ग्राम के विकास के कार्य किए जाते हैं। सोनू ने कहा, जैसे हमारे गांव में सरपंच, वार्ड में वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास करते हैं, तो शहरों में कौन कौन देखता है और कैसे। शहरी स्वशासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा व 5 लाख से कम है, वहाँ नगर परिषदों की स्थापना की जाती है। वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच में है, वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। शहरों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति या नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। फूफा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण जनसंख्या में अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनके हिस्से को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि उनके वर्गों के हिस्सों के साथ ही प्रतिनिधित्व भी बढ़े। नगरीय प्रशासन के कार्य के बारे में पढ़ते हैं साथियों। शहरी संस्थाओं में 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था, जन्म मृत्यु पर पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य। जबकि कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें ऐच्छिक कार्य भी कहते हैं, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं। जैसे शुद्ध जल की व्यवस्था करना, रोशनी व सफाई की, दमकल की व्यवस्था और जन्म मृत्यु पंजीकरण। और जो स्वेच्छा वो देखते हैं कार्य कौन कौन से हैं। जैसे सार्वजनिक कार्य, स्टेडियम, वाचालय, पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं के छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन। आगे बढ़ते हैं साथियों। सोनू बोली, कौन सा काम वार्डों में किया जाए, यह कैसे तय किया जाएगा। फूफा जी ने बताया कि जैसे गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर में महत्वपूर्ण स्थलों पर बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचालय व घंटाघर में हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा
उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद उनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकारों से शीघ्र राशि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगातार और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, ये संस्थाएं अपने शहरवासियों और विभिन्न कर लगाकर पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। गाँव में शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। शब्दावली। भू राजस्व का मतलब होता है वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है, और सार्वजनिक कार्य मतलब आम जनता से जुड़े कार्य। पेयजल का मतलब होता है पीने योग्य पानी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।